मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संजय सोनी भगवती संस्थान द्वारा संचालित इस ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, क्लास 11th में हमारे दो चैप्टर, एक तो चैप्टर नंबर 3 त्रिकोणमिति और एक चैप्टर नंबर 5 सम्मिश्र संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 6 क्रमचय तथा संचय। क्रमचय को इंग्लिश में बोलते हैं परम्यूटेशन और संचय को बोलते हैं कॉम्बिनेशन। ठीक है ना भाई। क्रमचय तथा संचय दो शब्द है, पहला है क्रमचय, दूसरा है संचय। तो क्रमचय संचय का मतलब क्या होता है? जैसे सपोज करो हमारे पास 10 वस्तुएं हैं, 10 वस्तुएं मतलब 10 जीन्स हैं। कितनी? 10 जीन्स हैं। अब इन 10 जीन्सों में से सभी 10 जीन्सें अलग अलग कलर की हैं, अलग अलग कलर की हैं। तो इस 10 जीन्सों में से हम 4 जीन्स हैं, कितने प्रकार से चुन सकते हैं? ये हमारे सामने एक समस्या है। तो इस समस्या को हल करने के लिए अपन क्रमचय संचय का प्रयोग करते हैं। दूसरी समस्या क्या कि मान लो हमने 4 जीन्स चुन ली, तो इन चारों ही जीन्सों को अपन कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं, यानी कितने प्रकार से यूज में ले सकते हैं, वो समस्या भी क्रमचय संचय से दूर होती है। कहने का मतलब किन्हीं दी गई वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं चुनने के कुल तरीके, वो संचय कहलाता है। तथा उन चुनी गई वस्तुओं को अपन कितने तरीकों से व्यवस्थित कर सकते हैं, वो जो तरीका है वो क्रमचय कहलाता है। क्रमचय का मतलब होता है क्रम के साथ चयन, क्रम के साथ चयन। और संचय का मतलब होता है केवल नंबर ऑफ कलेक्शन, नंबर ऑफ ग्रुप्स। यानी 10 जीन्स में से 4 जीन्स हैं, कितने प्रकार से चुन सकते हैं। ठीक है ना भाई। यहां पे क्रम की महत्ता नहीं है कि पहले कौन सी ली, पहले कौन सी ली। यहां पे पूरा ग्रुप होगा, जैसे लाल, हरा, पीला और नीला, ये 4 जीन्स है बनने चुने। अब चाहे पहले लाल को चुने, बाद में हरी को, फिर नीली को, फिर पीली को, या पहले नीली चुन ले पीला, वो ग्रुप एक ही माना जाएगा कि ये इस ग्रुप में 4 जीन्स हैं इस कलर की। तो ये संचय कहलाता है। जबकि अगर पहले लाल चुना, फिर हरा चुना, फिर पीला, फिर नीला, एक ग्रुप मान लिया अपन ने। यदि पहले हरा फिर लाल दूसरा ग्रुप मान लिया, तो इस तरीके से जब चुनने के क्रम को भी महत्ता देंगे तो वो क्रमचय कहलाएगा। और केवल चुनी गई वस्तुएं क्या क्या हैं उनको ही महत्ता देंगे तो वो संचय कहलाता है। ठीक है ना भाई। तो m विभिन्न वस्तुओं में से n वस्तुएं चुनने के कुल तरीके संचय कहलाता है, तथा m विभिन्न वस्तुओं में से n वस्तुओं को व्यवस्थित करने के कुल तरीके क्रमचय कहलाता है। पहले तो डेफिनेशन अपन लिखते हैं। सबसे पहले क्रमचय की m विभिन्न वस्तुओं में से m की जगह n कर रहे हैं। n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुएं
व्यवस्थित करने के कुल तरीके, ये हमारा क्रमचय कहलाएगा। जबकि संचय एन विभिन्न वस्तुओं में से आर वस्तुएं चुनने के कुल तरीके, ये संचय कहलाएगा। समझ में आ गई ना स्टूडेंट बात? यहां पे केवल चुनने के तरीके हैं, वहां पे चुनने के तरीके के अलावा उनको व्यवस्थित करने के भी तरीके हैं। ठीक है ना भाई? यानी उनको किस तरीके से व्यवस्थित अपन कर सकते हैं। तो वो क्रमचय हो गया और ये संचय हो गया। एक छोटे से उदाहरण से अपन समझते हैं इसको। एग्जाम्पल है 1 2 3 4। ये कुल मेरे पास 4 अंक हैं। कितने भाई? 4 अंक। ठीक है ना? अब मुझे इनसे 3 अंकों की बनने वाली संख्याएं ज्ञात करनी है। 3 अंकों की बनने वाली संख्याएं ज्ञात करनी है। तो देखें, देखें भाई, इन 4 अंकों में से 3 अंकों की बनने वाली ये सभी संख्याएं मैंने लिख दी। 1 2 3 4 5 6 6 दूना 12 6 3 18 6 चौक 24 संख्याएं बनी। कितनी संख्याएं बनी? 24 बनी कि नहीं? लेकिन यदि मैं बात करूं कि इन 4 अंकों में से कुल 3 अंक चुनने के तरीके, तो केवल 4 आएंगे। 1 2 3 संख्या नहीं बनानी मुझे, केवल अंक चुननी है। और 1 3 4 2 3 4 और 1 2 4, इस तरीके से मैं कुल 4 तरीके से 3 अंक ले सकता हूं। इनसे मुझे संख्याएं नहीं बनानी, केवल अंक चुनने हैं। तो इन 4 अंकों में से 3 अंक चुनने के कुल तरीके मेरे कितने आए बेटा? 4। जबकि 3 अंकों की संख्याएं कितनी आई? 24। तो इसको अपन क्रमचय बोलते हैं और इसको अपन संचय बोलते हैं। इसको तो क्या बोलते हैं? क्रमचय। और इसको क्या बोलते हैं बेटा? संचय। ठीक है ना भाई? अब शायद आपके दिमाग में से क्लियर हो गया होगा कि क्रमचय क्या होता है और संचय क्या होता है। संचय केवल टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स होता है, वाइल क्रमचय जो होता है वो नंबर ऑफ अरेंजमेंट होता है, व्यवस्थित करने के कुल तरीके। कितने तरीके से हम इनको व्यवस्थित कर सकते हैं। अब ये तो एक बहुत छोटा सा उदाहरण था कि 1 2 3 और 4। अभी मैं आपसे कह दूं कि 1 से लगा के 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल मिला के 9 अंक हैं अपने पास। तो 9 अंकों से हम कुल कितनी संख्याएं बना सकते हैं? तो बहुत सारी संख्याएं बनेंगी, मैं यहां लिख भी नहीं सकता। तो ऐसी समस्याओं को हल करने के लिए गणित हमारा क्या काम करता है? कोई भी समस्या है तो उसके लिए एक ऐसी विधि उपलब्ध करवाता है जिससे व्यक्ति का लेबर बचे, मतलब टाइम बचे, मेहनत बचे और वो सुविधा पूर्वक उस समस्या का समाधान निकाल सके। तो इसके लिए हमारे गणित में
सबसे पहले जो समस्या के समाधान के लिए व्यवस्था आई वो देखे क्या है, आधारभूत प्रमेय। गणना का आधारभूत सिद्धांत। गणना का आधारभूत सिद्धांत क्या है? यदि कोई कार्य P विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है तथा दूसरा काम Q विभिन्न तरीकों से स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। तो दोनों कामों को करने के कुल तरीके P गुणा Q होते हैं। अब ये जो गणना का आधारभूत सिद्धांत है, इसके दो सिद्धांत हैं। पहला है गुणन सिद्धांत और दूसरा है योग सिद्धांत। पहला तो कौन सा है बेटा? गुणन सिद्धांत। और दूसरा कौन सा है? योग सिद्धांत। ठीक है ना भाई? अब गुणन सिद्धांत, यदि दो स्वतंत्र घटनाएं अलग अलग M तथा N तरीकों से घटित हो सकती हैं, तो दोनों के घटित होने के कुल तरीके M गुणा N होंगे। अगर व्यापक रूप से करें तो 3 या 4 या N स्वतंत्र घटनाएं, जो एक घटना N तरीके से, दूसरी N तरीके से, तीसरी P तरीके से, फिर चौथी Q तरीके से, तो उन सबके एक साथ घटित होने के कुल तरीके M गुणा N गुणा P गुणा Q इस तरीके से अपन कर देते हैं। ठीक है ना भाई? अब दूसरा है योग सिद्धांत। यदि दो परस्पर अपवर्ती घटनाएं अलग अलग P तथा Q रूप से घटित हो सकती हैं, तो दोनों के या किसी एक के, दोनों के या किसी एक के घटित होने के
तरीके P प्लस Q होते हैं। अब यहां पे दो शब्द हैं, एक तो है परस्पर अपवर्जी और एक है स्वतंत्र घटनाएं। तो सबसे पहले अपन इसके बारे में बात करें। स्टूडेंट्स, यदि आपको ध्यान हो तो क्लास 10th में एक चैप्टर था, लास्ट में प्रायिकता था कि नहीं भाई? तो प्रायिकता में आगे शुरुआत में कुछ परिभाषाएं दे रखी थी, वहां पे परस्पर अपवर्जी और स्वतंत्र घटनाओं के बारे में दे रखा था। मान लो नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। अब आपके पास क्लास 11th की बुक है, तो क्लास 11th की बुक में भी जो प्रायिकता वाला चैप्टर है उसमें शुरुआत में बहुत सारी डेफिनेशन दे रखी है, परिभाषाएं दे रखी हैं। तो उनमें निश्चित रूप से स्वतंत्र घटनाएं और परस्पर अपवर्जी घटनाएं दोनों के बारे में दे रखा है, ठीक है ना? तो वहां से पढ़ के समझने की कोशिश करें, मैं यहां बता भी रहा हूं। सपोज करो स्वतंत्र घटनाएं की बात करें अपन, मैंने एक सिक्का और एक पासा, एक तो सिक्का लिया और एक पासा लिया और उनको ऐसे एक साथ लेके उछाल दिया। तो सिक्के पे हेड आना और पासे पे सम संख्या आना, सिक्के पे हेड आना और पासे पे सम संख्या आना, ये दोनों ही स्वतंत्र घटनाएं हैं। सिक्के पे हेड आए या टेल आए, उससे पासे के सम संख्या आना या विषम संख्या आने पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पड़ेगा कि बताओ? सिक्का अलग है, पासा अलग है। सिक्के पे हेड आए या टेल आए उससे पासे को मतलब नहीं है, और पासे पे सम या विषम आ जाए उससे सिक्के को मतलब नहीं है। तो ये दोनों घटनाएं आपस में स्वतंत्र घटनाएं हो गई कि नहीं भाई? हाँ के ना? अब दूसरी बात, यदि मैं एक पासा उछालू, क्या एक पासा उछालू और बोलूं कि पासे पे सम संख्या आना एक घटना हो गई और पासे पे विषम संख्या आना दूसरी घटना हो गई, तो ये दोनों घटनाएं परस्पर अपवर्जी घटनाएं कहलाती हैं। कैसे? यदि पासे पे सम संख्या आ गई तो विषम नहीं आ सकती। उस समय विषम कैसे आ जाएगी? मान लो 2 आ गया, 2 सम संख्या है, तो अब विषम संख्या कहां है? उस समय पासे पे नहीं है। यानी दोनों घटनाओं में से केवल एक ही घटित हो सकती है, सम संख्या आएगी या विषम आएगी। जबकि सिक्के और पासे दो उछाले थे तो वो दोनों घटनाएं एक साथ घटित हो सकती थी, कि सिक्के पे हेड भी आ सकता था, पासे पे सम संख्या भी आ सकती थी। लेकिन मैंने सिक्का उछाल दिया और हेड आना और टेल आना, ये दो घटनाएं भूल दी, तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। हेड आ गया तो फिर टेल नहीं आ सकता, टेल आ गया तो हेड नहीं आ सकता। कहने का मतलब दोनों में से एक ही घटना घटित हो सकती है, दोनों घटनाएं एक साथ घटित नहीं हो सकती। उन घटनाओं को अपन परस्पर अपवर्जी बोलते हैं। जो दो घटनाएं कभी भी एक साथ घटित नहीं हो सकती, या तो एक होगी हेड आएगा या दूसरी होगी टेल आएगा, दोनों एक साथ नहीं आ सकते कि हेड और टेल दोनों एक साथ आ जाए। ठीक है ना भाई? कुछ बच्चे क्या है मजाक में बोलते साहब सिक्का खड़ा आ गया, तो मैथ में ऐसी चीजों की कोई गुंजाइश नहीं होती है, असेंपशन। ठीक है ना भाई? मैथ केवल सिंपल लॉजिक पे चलता है कि हेड आ गया तो टेल नहीं आ सकता, टेल आ गया तो हेड नहीं आ सकता। दोनों चीजें कि वो टेढ़ा आ गया कि सीधा आ गया कि पत्थर आ गया, वो चीजें नहीं मानी जाती मैथ में। ठीक है ना भाई? तो ये घटनाएं परस्पर अपवर्जी कहलाती हैं। जबकि एक सिक्का और एक पासा उछालने पर सिक्के पे हेड आना, पासे पे सम संख्या आना, ये दोनों घटनाएं स्वतंत्र है, यानी दोनों ही घटनाएं एक साथ घटित हो सकती हैं, अलग अलग घटित हो सकती हैं। दोनों ही घटनाएं एक साथ घटित हो सकती हैं, अलग अलग भी घटित हो सकती हैं। कि मान लो सिक्के पे तो हेड आ गया लेकिन पासे पे 3 आ गया, सम संख्या नहीं आई, नहीं आई तो नहीं आई। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि पासे पे सम संख्या आ जाए और सिक्के पे टेल आ जाए, तो सिक्के पे हेड नहीं आया तो नहीं आया, या दोनों ही आ जाए, सिक्के पे हेड भी आ जाए, पासे पे सम संख्या भी आ जाए, या दोनों ही काम नहीं हो। यानी ये आपस में स्वतंत्र है, एक दूसरे को इफेक्ट नहीं डाल रही है। तो जब घटनाएं स्वतंत्र होती हैं
तो उनके कुल तरीके m गुणा n से निकालेंगे, मतलब दोनों के अलग अलग जो घटित होने के परिणाम है उनको आपस में गुणा कर देंगे। और यदि दोनों परस्पर अपवर्जीय हैं तो अपन क्या करेंगे, दोनों के अलग अलग निकालेंगे और फिर उनको जोड़ देंगे कुल तरीके के लिए। ठीक है ना भाई। अब गुणन सिद्धांत ज्यादातर अपन काम में लेते हैं, योग सिद्धांत भी लेते हैं, लेकिन गुणन सिद्धांत का अभी जो मैंने सवाल किया था उससे ही मैं गुणन सिद्धांत को करता हूं। देखो कितनी इजी वे में हो जाएगा। एग्जाम्पल अभी अपन ने जो लिया था उसी को कर रहे हैं। 1, 2, 3 व 4 से बनने वाली तीन अंकों की कुल कितनी संख्याएं होंगी, कितनी संख्याएं होंगी यदि अंकों की पुनरावृत्ति संभव नहीं हो। यदि अंकों की पुनरावृत्ति संभव नहीं हो। ठीक है ना, यानी एक अंक केवल और केवल एक ही बार प्रयोग में आएगा। अब देखो ये अभी अपन कर चुके हैं, 24 आंसर आया था। अब मैं इसको गुणन जो सिद्धांत है उससे करूंगा। देखें कैसे करते हैं गुणन सिद्धांत से। मुझे बेटा कितने अंकों की बनानी है, 3 अंकों की। तो मैंने इस तरीके से 3 खाली जगह बनाई, ये इकाई का स्थान, ये दहाई का और ये सैकड़ा का। तो ध्यान से सुनना, इकाई के स्थान को भरने के कुल तरीके। अब ध्यान से सुनना, 1, 2, 3, 4 अंक। मैं यहाँ पे 1 लिख सकता हूं, 2 भी लिख सकता हूं, 3 भी लिख सकता हूं और 4 भी लिख सकता हूं। यानी इकाई का अंक, इकाई का जो स्थान है, यानी ये जो खाली जगह है, इसको भरना मैंने एक घटना मान लिया। तो ये घटना कुल 4 तरीके से गठित हो सकती है, 1 के द्वारा, 2 के द्वारा, 3 के द्वारा या 4 के द्वारा। ठीक है ना भाई, ये घटना हो गई। अब दूसरी, दहाई के स्थान को भरने के कुल तरीके, जबकि इकाई का स्थान भरा जा चुका है। जबकि इकाई का स्थान भरा जा चुका है, यानी यहां पे अपन ने इन चारों में से कोई सी भी एक संख्या ली दी, ये स्थान भर गया। ठीक है ना भाई। तो ध्यान से सुनना, ये स्थान भरने के साथ साथ एक काम और हुआ, इन 4 में से एक अंक भी कम हो गया अपने पास, कोई सा भी कम हो गया, तो इसको अपन कितने तरीके से भर सकते हैं, फिर 3 तरीके से। 3 अंक बचे तो 3 तरीके से। फिर इसी प्रकार सैकड़ा के स्थान को भरने के कुल तरीके, जबकि प्रथम 2 स्थान भर चुके हैं। अब वो कोई से भी अंकों से भर दिए, लेकिन ये 2 स्थान भर गए, केवल ये बचा। तो यहां से 2 अंक भी कम हो जाएंगे बेटा,
4 में से 1 अंक यहाँ जाएगा और 1 अंक यहाँ जाएगा, कोई सा भी जाए उससे मतलब नहीं है, लेकिन जाएगा तो सही। तो केवल कितने अंक बचेंगे? 2। अतः गुणन सिद्धांत से बनने वाली कुल संख्याएं, अभी क्या बताया था, एक घटना m तरीके से, दूसरी घटना n तरीके से और तीसरी घटना p तरीके से, तो तीनों के घटित होने के कुल तरीके m गुणा n गुणा p होंगे। तो 4 गुणा 3 गुणा 2, तो 4 तिया 12 गुणा 24। इस तरीके से हम गुणन सिद्धांत से क्रमचयों की संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है ना भाई। अभी क्या है कि ये भी आपको ऐसा लग रहा होगा कि काफी लिखना पड़ रहा है, तो इसके लिए फिर अपन ने और सोचा तो कुछ फॉर्मूलेज निकल के आए, उनके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे। उससे पहले अपन इसके फॉर्मूले लिखेंगे और गुणन सिद्धांत को ही अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। इस पे बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे। जब तक के लिए आप लोग वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। ठीक है ना भाई। खुद करें और बच्चों से भी करवाएं जो आपके फ्रेंड है, कि भाई वो हमारे स्कूल के सर है, उनका चैनल है, उस पे आप वीडियोस देख सकते हैं, रेगुलर वीडियोस आते हैं उनके। सबसे बड़ी बात देखो, पढ़ाई में ये जो ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम है, इसमें सबसे बड़ी 2 चीजें हैं, एक तो वीडियो की क्वालिटी और दूसरा रेगुलरिटी। तो रेगुलरिटी में हमसे अच्छा कोई नहीं है। आप देख रहे होंगे रेगुलर बेस पे आपको एक वीडियो फिक्स आधा घंटे का मिलता ही मिलता है। आधा घंटे में किसी दिन 32 मिनट का, 40 मिनट का भी हो जाता है, तो किसी दिन 20 मिनट का रह जाता है, लेकिन लगभग अपन मान सकते हैं कि 25 से 30 मिनट का वीडियो आपको डेली उपलब्ध कराया जाता है। जैसे हम क्लास में कैसे सीख जाते हैं, उसके पीछे रीजन यही है कि हम डेली स्कूल आते हैं और डेली वही काम करते हैं। फिक्स आधा घंटे की कि 40 मिनट की क्लास लगती है और उसमें जितना पढ़ाया जाता है उतना वो टीचर पढ़ाता है और हम उसको पढ़ते हैं। तो वही काम हम आपके लिए कर रहे हैं कि डेली 25 से 30 मिनट का वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है और रेगुलर बेस पे कराया जा रहा है। साथ ही साथ जिस तरीके से क्लास में एक्सरसाइज सॉल्व कराते हैं, थ्योरी लिखाते हैं, वही चैप्टर वाइज अपन यहाँ चल रहा है। ऐसा नहीं कि आज कुछ पढ़ा दिया, कल किसी का वीडियो बना दिया, परसों किसी का बना दिया। यूट्यूब पे आप सर्च करोगे बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, लेकिन 1 महीने के बाद जब रिजल्ट देखोगे तो 0/0 आएगा, कुछ नहीं निकलेगा। क्या होता है, यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट खुल जाते हैं। जैसे आपने डाला टिग्नोमेट्री, तो टिग्नोमेट्री के वहां मान लो 10,000 वीडियोस होंगे, तो वो 10,000 भी खुलेंगे, नीचे 10-8 आ जाएंगे। आपने एक चलाया, फिर उसको देख लिया 10-8 मिनट के, अरे ये नीचे वाला और अच्छा लग रहा है, उसमें कुछ अलग से दिख गया कि शॉर्ट ट्रिक के द्वारा, तो वो क्लिक कर दिया, उसको देखा, फिर उसको देखा और पता लगा हमारा चैप्टर ही पूरा नहीं हुआ। 1 महीने में हमने 10-8 घंटे वैसे ही रोजाना बर्बाद किए। यहाँ पे क्या होगा आपको कि फिक्स है कि मुझे यही वीडियो देखने हैं सर के, तो रेगुलर बेस पे आपको वीडियोस मिलेंगे और आपका कोर्स भी रेगुलर बेस पे आगे बढ़ता हुआ जाएगा। देखो हमने 2 चैप्टर करा भी दिए, 1 महीने में 2 चैप्टर हमने करा भी दिए और तीसरा चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। ठीक है ना भाई। और उन चैप्टर्स के हमने काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं और वो भी बुक के। तो इस तरीके से आपको फायदा मिलेगा, आप सीखेंगे भी और आपका कोर्स भी होगा। ठीक है ना भाई। जब तक के लिए आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन नियमित पढ़ते रहें। धन्यवाद।